नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म का समय, जन्म स्थान, आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख है 27 मई 1993 और जन्म का समय है मध्य रात्रि के बाद का। यह समय है रात्रि 1:20 का। जन्म स्थान है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं, तब तक आप इस जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जातक ने गुरुवार के दिन जन्म लिया। हालांकि ज्योतिषीय जो वार होगा वो बुधवार होगा, क्योंकि मध्य रात्रि का जन्म है तो सूर्योदय से सूर्योदय तक, तो दिन का जो मान है वो बुधवार ही कहलाएगा। तो वहीं शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि का जन्म है। पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ चरण का जन्म, ब्राह्मण वर्ण और देवगण। कर्क राशि ये जल तत्व की राशि है और चंद्रमा इस राशि के अराशीष होते हैं। आइए जन्म कुंडली की ओर आपको लेकर के चलता हूं। कुंभ लग्न की कुंडली आप देख रहे हैं। लग्नेश लग्न में ही बैठे हैं। यह शश महापुरुष योग है। तो वहीं इनकी कुंडली में शुक्र को जरा देखिए। इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनकर के शुक्र, जो कि कुंडली में सुखेश और भाग्येश उच्च राशि में जाकर के 26 अंश 55 कला के साथ बाल अवस्था के बैठे हुए हैं। और तो और जिसकी राशि में वो उच्च के हुए हैं उसके राशिपति से भी दृष्ट, अर्थात गुरु से भी दृष्ट। ये भी अत्यंत श्रेष्ठ। ये भी एक तरह से आकस्मिक धनदायक योग, लक्ष्मी प्रदायक योग बन जाता है। और आगे बढ़ते हैं। सूर्य, केतु और बुध तीन ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में। चंद्रमा और मंगल की युति आप देख रहे हैं कुंडली के षष्ठ में, और राहु दशम में। राहु और केतु इस कुंडली में नीच राशि में है और शुक्र उच्च राशि में। प्रिय दर्शकों, कुंभ लग्न की कुंडली में सर्वाधिक योग कारक ग्रह शुक्र को माना गया है, जो कि इस कुंडली में जाकर के उच्च राशि में बैठे हुए हैं कुंडली के धन भाव में। और आपको बता दूं कि जन्मांक और नौमांश दोनों में ही उच्च के होने के कारण, गुरु की दृष्टि से दृष्ट दृग्बल की प्राप्ति के कारण इस कुंडली के मुख्य ग्रह के रूप में शुक्र ही है। शश महापुरुष योग अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ योग है, परंतु एक समस्या जातक के साथ जीवन काल में जीवन पर्यंत बनी रहेगी, और वो है प्रत्येक कार्य में विलंब होना। एक और पॉइंट है जिसे आपको समझना होगा। इस कुंडली में सूर्य, जो कि चतुर्थ भाव में दिखाई पड़ रहे हैं, ये दिग्बल से विहीन है, परंतु गुरु की दृष्टि से उनको दृग्बल मिल रहा है जन्म रात्रि का, मध्य रात्रि का, जहां सूर्य सबसे कमजोर होते हैं। पर ये सूर्य भी नौमांश में उच्च के होकर के गुरु के साथ युति बनाए हुए हैं। तो सूर्य बहुत बलवान तो नहीं कहे जाएंगे, और परंतु हम बात कर रहे हैं कुंभ लग्न की, जहां सूर्य बहुत कारक ग्रह तो नहीं ही है। तो उस अवस्था में सूर्य का थोड़ा कमजोर होना भी बहुत खराब नहीं कहा जाएगा। अब जातक की कुंडली में वर्तमान समय में शुक्र की ही दशा चल रही है। शुक्र की दशा में मंगल का अंतर वर्तमान समय में जारी है। अब मैं इनके कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों की ओर आपको लेकर के चलता हूं, और इनके प्रश्न पर चर्चा तो होगी ही, इनकी कुंडली को भी हम समझने का प्रयत्न करेंगे। इन्होंने लिखा है कि वर्तमान समय में मैं रेलवे में ग्रुप सी में नौकरी कर रहा हूं और साथ ही साथ स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं। क्या इसमें सफलता मिल सकती है? ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होता है मेरे साथ। आप किसी भी सरकारी नौकरी में रहेंगे, ये पॉलिटिक्स आपके साथ होता ही रहेगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा।
देखा जाए तो आपकी कुंडली में राहु जो है नीच राशि में बैठे हैं, और वो जिसकी राशि में नीच के हुए हैं उसका राशिपति भी नीच का है। निसंदेह मंगल का यहाँ नीचत्व तो भंग है, लेकिन उससे ज्यादा मतलब नहीं है। मतलब है कि वो नीच राशि में बैठा हुआ है, फलतः ये राहु नीच का माना जाएगा। दशम के राहु के बारे में अपने कार्यक्रमों में सदैव एक बात मैं कहा करता हूं कि ऐसा जातक अपने जीवन काल में देर सबेर राजनीति में प्रवेश अवश्य करेगा। अब गौर करिए, तो जातक राजनीति में प्रवेश तो नहीं करेगा, पर राजनीति का शिकार अवश्य होगा। और एक और पॉइंट है कि यहां पर अगर देखा जाए तो सूर्य, जैसा कि मैंने कहा, नवमांश में उच्च के हैं, उनको दीर्घ बल भी मिल रहा है, पर इसके बावजूद मध्य रात्रि का जन्म है, यहां सूर्य कमजोर माने जाएंगे। फलतः सूर्य के राहु केतु से संबंधित होने के कारण भी जातक को जीवन काल में अपमानित होना, बेहतर करने के बावजूद जिस यश मान सम्मान का वो भागीदार है उसको प्राप्त न होना, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। अब देखा जाए तो आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, मुझे कहीं कोई संशय नहीं दिखाई पड़ता, आप जरूर करिए। प्रिय दर्शकों, यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं और उन सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं जो वर्तमान समय में किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जन्म कुंडली में इनके अगर आप गौर करें तो चंद्रमा और सूर्य दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास, चंद्रमा की यदि हम बात करें तो उनके पास उच्च नीच से ज्यादा पक्ष बल देखा जाता है। यह बात हमेशा ध्यान रखिए कि चंद्रमा का पक्ष बल और सूर्य का दिन और रात्रि का बल, तो अगर रात्रि का जन्म हो तो वहां सूर्य बहुत कमजोर हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, यहां पर अगर आप देखें तो सूर्य को कमजोर ही माना जाएगा, लेकिन जैसा मैंने कहा इसमें कई सारे इस कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं जो विचारणीय है। उसमें से अगर देखा जाए तो एक योग तो यही है कि इनकी कुंडली के नवमांश में सूर्य उच्च राशि में गुरु से युक्त हैं। अब गौर करिए कि इन्होंने क्या कहा कि मैंने ग्रुप सी की नौकरी ज्वाइन कर रखी है। प्रिय दर्शकों, इस तरह के मामले में मैं हमेशा एक तर्क दिया करता हूं कि एक आईएएस अधिकारी और एक सामान्य सबसे निचले स्तर का सरकारी कर्मचारी, दोनों में अगर आप भेद देखें तो दोनों में भेद पद का जरूर है, लेकिन दोनों ही कहीं ना कहीं सरकार से वेतन पाते हैं। दोनों, इसमें कोई भेद नहीं है, वेतन देने वाली सरकार दोनों के लिए है। ये बात हुआ। अब ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ही सरकार कहा गया है। अब गौर करिए तो जिनकी कुंडली में सूर्य बहुत वीक हो उनको सरकारी नौकरी मिलने में तकलीफ होती है। अब इस जातक की कुंडली के बल को समझे। अब अपनी कुंडली पर भी आप आजमाइए, और बाकी योगों के लिए मैं कहना चाहता हूं, इस कुंडली की कहानी तो यह है कि यहां कई सारे ऐसे योग थे जिसमें एक और पॉइंट है कि इस कुंडली का जो मुख्य ग्रह है वो अत्यंत बली है, वो अत्यंत बली है। और ये कुंभ लग्न की कुंडली है। कुंभ लग्न के जातक नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर लेते हैं। अब इन्होंने सबसे बड़ा काम किया कि ग्रुप सी की नौकरी ज्वाइन कर ली। अब इनको क्या करना है? केवल विभाग चेंज करना है। आप समझ रहे हैं, रेलवे में ग्रुप सी की नौकरी कर रहे हैं और बात स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं, और मैं क्या कह रहा हूं, केवल विभाग चेंज करना है, बस इतना ही। क्योंकि सरकारी तनख्वाह, सरकार से पैसा इनको वहां भी मिलना है और यहां भी मिलना है। वहां भी इनके साथ राजनीति होगी, यहां भी राजनीति होगी। वो सारी चीजें इनके जीवन काल में सम चलेंगी। बॉस के साथ मतभेद होना, कई बार बेहतर करने के बावजूद यश न मिलना, वो वहां भी है, यहां भी है। पिता से मतभेद हो जाना, वो वहां भी है, यहां भी है। वो कोई बदलने वाला नहीं है। लेकिन पद की मांग अगर इन्होंने की है तो वो इनको मिलेगा। एक और चीज गौर करने वाली है कि शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र इनकी कुंडली में षड्बल में सबसे बली ग्रह है। अब शनि कुंडली के लग्न में ही शश महापुरुष योग तो बना रहे हैं, लेकिन जीवन काल में हर चीज डिले करेंगे। पर तथ्य और शर्त यह है कि डिले ही सही, पर देंगे ना? तो जवाब है जी हां, देंगे अवश्य। तो डिले ही सही, देंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी स्थिति है। अब इनका प्रश्न है कि स्वास्थ्य में पेट से संबंधित कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, ऐसा क्यों और कब तक रहेगा? जी लाइफ टाइम रहेगा और ये कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप मेरे दर्शक हैं तो आप मेरे कार्यक्रमों में सुनते आ रहे होंगे कि कुंडली के षष्ठ अथवा अष्टम से गुरु का किसी भी तरह से संबंध बन जाए, इनकी राशि हो, गुरु स्वयं उपस्थित हो, तो जातक को मैं सदैव कहा करता हूं कि आप आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करिए, सन्यासी बन जाइए। ब्रह्मचर्य नहीं तो कम से कम सन्यासी बन जाइए। आपको बहुत ज्यादा तला भुना इत्यादि भोजनों का जो रसा स्वादन है, जिह्वा का जो स्वाद है, उसे भूलना होगा। आप सदैव उबला हुआ भोजन करिए। अब सुनिए,
जन्म कुंडली का ये जो 5वां भाव है ये पेट का भाव है। यहां एक तरफ सूर्य केतु और दूसरी तरफ मंगल, इन्होंने पेट को पाप मध्यत्व में डाल दिया। देव गुरु बृहस्पति वैसे तो अष्टम में जाकर के बैठे हैं, वैसे किसी विशेष पापक ग्रह से दृष्ट नहीं है, परंतु गुरु अष्टम में पेट जन्य रोग उपस्थित अवश्य करते हैं। तो आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि पेट के रोग से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। फलतः लाइफ टाइम ये बात आपको ध्यान रखना है कि खान पान आपका जितना नियंत्रित रहेगा उतना ही आप सुरक्षित जीवन जिएंगे। अगला प्रश्न है इनका, विवाह किस वर्ष में होने की संभावना है और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अगर देखा जाए तो सप्तम भाव का स्वामी जाकर के कुंडली के चतुर्थ में बैठा है। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और सप्तम कारक पत्नी कारक शुक्र कुंडली के दूसरे भाव में देव गुरु बृहस्पति से दृष्ट, हालांकि वो राहु से भी दृष्ट हैं, परंतु गुरु की दृष्टि से दृष्ट होना उनको बहुत मजबूत बल मिल रहा है। जातक जन्म लग्न से तो नहीं परंतु चंद्र लग्न से मांगलिक है और नवमांश में सप्तम में राहु बैठे हैं, सप्तम भाव पाप मध्यत्व में है। देखिए आपका जो लग्न है वो कुंभ है। अपने कार्यक्रमों में मैं हमेशा कहा करता हूं कि मकर, कर्क, कुंभ और सिंह, इन 4 लग्न के जातकों के मैं दांपत्य को अत्यंत श्रेष्ठ स्तर का दांपत्य जीवन नहीं कहूंगा, परंतु आपके दांपत्य जीवन में यह बात भी प्रायः उपस्थित नहीं होती कि आपका दांपत्य जीवन विच्छेदात्मक ही होगा, विच्छेद ही होगा। गौर करिए तो वैसे तो हर भाव में अगर देखा जाए तो सप्तम भाव में लगभग शत्रु राशि ही होती है, परंतु इन 4 जिन लग्नों की चर्चा किया मैंने, इनमें विशेष रूप से सूर्य शनि और शनि चंद्रमा का संबंध बनता है, जो कहीं ना कहीं दांपत्य जीवन को बहुत सुखद न करके उदासीन कर देते हैं। वैसे भी लग्नगत शनिदेव जातक के जीवन में उदासीनता लाते हैं। आपके साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और वो है आपके शुक्र का कुंडली में सबसे बली हो जाना। अगर कुंडली में सबसे बली शनि हो जाए तो ये जीवन को उदासीन करते हैं। शुक्र ऐश्वर्य, भोग और सुख के कारक हैं, फलतः जीवन को पूरी तरह से उदासीन तो नहीं करेंगे, परंतु दूसरा सबसे बली ग्रह शनि ही है, सो जीवन काल में उदासीनता तो लाएगा। अब बारी आती है कि विवाह कब तक। सप्तम पर शनि की दृष्टि, और जैसा कि मैं देख रहा हूं विवाह का आपका उम्र हो चला है, हो चुका है। इसी वर्ष 2024 में 1 मई को देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। गोचर कुंडली में आपकी राशि से लाभ भाव में गुरु का संचरण प्रारंभ होगा। शुक्र की दशा में मंगल का अंतर चल रहा है और शुक्र इस कुंडली में जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं। शुक्र की दशा में विवाह बहुत आसानी से होता है। तो इसी वर्ष 2024 में मई के बाद बहुत प्रबल योग है विवाह का। और अगर आपके घर वाले चाहते हो, प्रयास कर रहे हो, तो जन्मस्थान से नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, यानी प्रयागराज से उत्तर पूर्व में जो भी जगह बनते हो, अब प्रयागराज से उत्तर पूर्व में एकदम बॉर्डर एरिया जाने की जरूरत नहीं है, संभव है प्रयागराज में ही मिल जाए। उत्तर पूर्व से आपको लड़की मिलेगी और वैवाहिक जीवन ठीक है। अगर कुंडली मिला ली जाए, जैसे मैंने कहा आप चंद्रमांगलिक हैं, तो लड़की भी चंद्रमांगलिक मिल जाए, उसके दाम्पत्य जीवन को इस तरह तो कम से कम देख ही लिया जाए कि उसका दाम्पत्य खराब ना हो। वैसे आपका दाम्पत्य बहुत खराब नहीं है, मामूली उदासीनता तो है, वो आपके लग्न की शिकायत है, वो रहेगी, लेकिन आपका शुक्र तब भी बढ़िया है। तो मैं कह सकता हूं कि एक आनंददायी दाम्पत्य जीवन ही आप प्राप्त करेंगे। और कुंडली अगर आपने मैच कर लिया तो जो शनि के चलते उदासीनता आ रही है वो और कम हो जाएगी। तो दाम्पत्य जीवन आपका ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है कुंडली मिलाकर के विवाह हो। अब आगे इन्होंने पूछा है खुद का घर कब तक बन सकता है। देखिए इस सवाल का जवाब भी मैं हमेशा कैसे दिया करता हूं। एक हो गया तथ्य तो यही है कि जमीन, घर, बेटी का विवाह ये असल में धन से नहीं होता। और अब बेटी का विवाह ही क्यों कहें, अब तो बेटे के विवाह में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। तो मूलतः देखा जाए तो ये पैसे का विषय नहीं है, ये विषय है भाग्य का, संयोग का। भाग्य से भी बेहतर शब्द है संयोग। जब संयोग जुड़ता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है और जो काम आप बरसों से न कर पाते हो एक दिन में हो जाता है। आपकी कुंडली में चौथे भाव का स्वामी उच्च होकर के कुंडली के दूसरे भाव में गुरु की दृष्टि से दृष्ट, चतुर्थ भाव और चतुर्थेश दोनों पर गुरु की दृष्टि होने के कारण, हालांकि नीच के राहु की भी दृष्टि होने के कारण थोड़ा डिले, थोड़ी बाधा, पर 100%
खुद के घर के बहुत अच्छे योग हैं। और जैसा आपने पूछा कब, तो एक योग तो अभी भी चल रहा है। आपकी कुंडली में मंगल षष्ठ में नीच राशि में जाकर के बैठे हैं, नौमांस में ये मंगल उच्च के हैं, फलतः ये उच्च के समान ही फल देने वाले हैं। आप जीवन काल में खूब लोन लीजिए। आप सरकारी नौकरी में है तो आपको बैंक बड़ी आसानी से लोन देगा, तो आप घर लेने के लिए, अब सपोज कीजिए, मान लीजिए आप सी ग्रुप के कर्मचारी हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको बहुत ज्यादा लोन बैंक देने वाला है, आपकी सैलरी के आधार पर देगा। परंतु मेरी राय हमेशा यही रहेगी कि आप, जैसे सपोज कीजिए, हर समय इतना पैसा तो होता नहीं कि हम खड़े पांव बंगला ही खरीद लें, ये तो परिस्थिति के हिसाब से निर्भर करती है। तो आपके पास जब जितने का सामर्थ्य उपस्थित हो, लोन लेकर के इधर उधर से करके चीजें, मैं फिर दोहरा रहा हूं, इधर उधर से भी करके, थोड़ा सा इधर लिया उधर लिया, लोन किया, आप प्रॉपर्टी खरीदिए। आपका लोन चुकता अवश्य होगा। लोन देना नहीं है, लोन देना मतलब बैंक से लिया है, जिसका लिया उसका तो देना है, लेकिन किसी को आप उधार मत दीजिए, मंगल षष्ठ में है। पर आप लोन लिए हैं, बड़े प्रेम से लोन आपका चुकता हो जाएगा। तो लोन लेकर के प्रॉपर्टी आपको जीवन काल में हमेशा बनाना चाहिए। षडबल में मंगल बली है, आप लैंड जमीन भी खूब अच्छे से खरीद सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लग्न में शनिदेव दूसरे सबसे बली ग्रह हैं, आप पुरानी प्रॉपर्टी, आप कमर्शियल प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, जो कि आगे चल करके आपको रेंट देने वाली है। तो अभी ठीक है, आप जैसा कि आगे और अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और अच्छा पैसा आएगा, तो आप ये सब कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात कि कब तक, तो योग अभी भी चल रहा है। पहले तो मैं समझ रहा हूं कि विवाह की ओर जाइए। एक बार विवाह हो जाए तो पत्नी का भी भाग्य आपको मिल जाएगा, तो दो भाग्य जुड़ जाएगा, तो बहुत आसानी से घर हो जाएगा। इस कुंडली में घर कोई बहुत बड़ी परेशानी या तकलीफ के रूप में नहीं है। और परिवार में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, इसके लिए क्या उपाय करें? इसके लिए तो अपनी माता जी से कहिए कि रोज सायंकाल एक घी का दिया कुल देवता और पितरों के नाम से जलाएं। ये आपकी जन्म कुंडली का चौथा भाव है। चौथे भाव पर देव गुरु की दृष्टि का पड़ना अत्यंत श्रेष्ठ है, पर राहु केतु का संबंध कहीं ना कहीं कुल देवता और पितरों का दोष दिखा रहा है। एक बार अपने माता पिता को कहिएगा, हो सके तो अपने विवाह से पूर्व ही कहिएगा कि वो त्रिपिंडी श्राद्ध भी कर दें, इससे और अच्छा फायदा मिल जाएगा। और अपनी माता जी को कहिएगा कि नित्य सायंकाल कुल देवता और पितरों के नाम से घी का दिया जलाएं, और जब आपकी शादी हो जाएगी तो पत्नी से ये कार्य कराइएगा। आपके जीवन काल में ये परेशानी, जो गृह में परेशानी बनी हुई है, कोई ना कोई समस्या, इस अवस्था में कई बार व्यर्थ में धन का नाश होने लगता है, इसके चलते धन संचित नहीं होता है, तो इससे आपको बहुत आसानी से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये प्रयोग करिए। और बाकी आपके अगर पिता से संबंध अच्छे होते हों या रहें, तो जब भी पितृपक्ष का समय आए, अपने पिता को विशेष रूप से कहिए पितरों का तर्पण करें, और ब्राह्मण भोजन इत्यादि पितृपक्ष में अवश्य कराइए अपने पितरों की तिथियों के ऊपर। बाकी इन्होंने पूछा है परिवार में हो रही समस्या और ऑफिस में पॉलिटिक्स को लेकर मन में हमेशा डर बना रहता है। बस इतने ही इनके प्रश्न है। देखिए, आपका जो जन्म हुआ है वो मध्य रात्रि का है। बहुत अब ध्यान से मेरी पूरी बात, अब यूं समझ ले कि पूरी कुंडली का मैं अंतिम विश्लेषण आपको समझा रहा हूं। आपका जन्म मध्य रात्रि का है। यहां पर सूर्य के पास मूलतः देखा जाए तो वो अंदर वाला बल तो नहीं होता आपकी कुंडली में। अच्छा, ये ज्योतिष का ये भी बड़ा अद्भुत विषय है, समझने का प्रयत्न करिए। क्या कहा गया? यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। ग्रहों को कैसे समझना है? अपने अनुसार। जरा सूर्य के आवरण को भी कुंडली में हम समझने का प्रयत्न करके देख सकते हैं। एक हो गया सूर्य का भीतरी बल, और वो भीतरी बल क्या है? दिन का जन्म हो, मध्य दोपहरी का जन्म हो, सूर्य दिग्बली हो, ऊपर से कहीं उच्च का हो, तो समझ रहे हैं आप ये सूर्य कितना तपता हुआ सूर्य है। ऐसे सूर्य की जो ऊर्जा जातक को मिल रही होगी अपने चरम लेवल की होगी। वहीं यदि नौमांस में इनके सूर्य उच्च के हैं, आप कमाल देखिए, तो नौमांस में मंगल, शुक्र, सूर्य, ये तीन ग्रह उच्च के हैं। मेरी राय में सूर्य की मैं बात कर रहा था। अब ऐसी स्थिति में जबकि कुंडली में सूर्य रात्रि का जन्म हो, तो सूर्य के पास वो जो बल होना चाहिए वो बल नहीं हो पाता, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। जैसा मैंने कहा, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। अब मान लीजिए आप एक ऐसे परिवार के सदस्य हों जहां माता पिता के पास बहुत धन हो, संपदा हो, तो इसके चलते आपका बाह्य आवरण तो बहुत मजबूत दिखाई पड़ेगा, लेकिन आप सपोज करिए कुछ नहीं करते हैं, तो आप भीतर से कहीं ना कहीं कमजोर हैं। यहां सूर्य का बाह्य आवरण बहुत मजबूत दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सूर्य भीतर से बहुत कमजोर है, और इसके चलते कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में कमजोरी लाएगा। एक अज्ञात भय आपके जीवन काल में बना रहेगा। अब प्रश्न उठता है, इस कुंडली के लिए उपाय क्या क्या है? उपाय के पहले एक और चीज कहना चाहता हूं। इस कुंडली में धनागमन के कुछ और भी रास्ते बनाए जा सकते हैं।
जैसे कि आप यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात। आप कुछ हद तक इनकम शेयर मार्केट से भी कमा सकते हैं। अगर आपके पास समय हो तो जमीन से संबंधित कार्यों से भी आप पैसा अर्जित कर सकते हैं। बाकी आप ऑलरेडी काफी बड़ा ख्वाब देख रहे हैं और मैं चाहूंगा कि इन छोटे ख्वाबों को देखने की जगह बड़े ख्वाब ही देखें। परंतु आगे बढ़ने का जो मार्ग है वो हमेशा ऐसा ही होता है कि या तो आपको इतना खुद पर भरोसा हो कि मैं जब भी चढ़ूंगा, अब एक्सप्रेस वे पर फास्ट जो एक्सप्रेस वे वाली गाड़ियां हैं उन्हीं पर चढ़ूंगा, और एक ये है कि नहीं, जो गाड़ियां मिलती जा रही हैं उसी पर मैं चलूंगा। अभी तक आपने वही किया है, जो मिला आप उस पर चढ़े और आप आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरी राय ये है कि आप शेयर मार्केट इत्यादि में, आपकी कुंडली में आकस्मिक धन लाभ के योग मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हैं। जन्म कुंडली में धन भाव लाभ भाव का स्वामी गुरु अष्टम में बैठा है। देखा जाए तो गुरु कोई आकस्मिक घटनाओं का कारक ग्रह नहीं है, परंतु जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव है ये आकस्मिकताओं का भाव है। और इसके स्वामी बने बुध जाकर के कुंडली के चतुर्थ में केतु के साथ, भले ही केतु नीच राशि में बैठा है, केतु के साथ बैठे। अब चूंकि केतु नीच राशि में है परंतु शुक्र के उच्च होने के चलते केतु अच्छा फल देगा। सो आकस्मिक धन लाभ आपके जीवन काल में बहुत जबरदस्त और बहुत ज्यादा है। तो आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा और कार्य करिए जिससे आकस्मिक धन लाभ की स्थिति जीवन काल में बनी रहे। अब चूंकि लग्न में शनिदेव हैं तो आपके जीवन काल में हर कार्य डिले होने वाला है। इसको समस्या के रूप में मत देखिए, इसे स्वीकार करिए। शश महापुरुष योग जीवन काल में सब कुछ देता है, होगा वही जो आप चाहते हैं, बस तब नहीं जब आप चाहते हैं। ये मूल सूत्र है, लाइफ टाइम के लिए याद कर लीजिए। क्योंकि मंगल की दृष्टि का लग्न पर होना, मंगल का चंद्रमा के साथ संबंध बनाना आपके अंदर पेशेंस, धैर्य की कमी करेगा और यह आपके लिए नुकसानदेह है। धैर्य तो आपके लिए मूल सूत्र है आपके जीवन का। पहले तो आप सूर्य की आराधना करिए, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिए। सूर्य, चूंकि आपका जन्म रात्रि का है तो सूर्य कमजोर हो रहे हैं, तो मद्यपान, मांसाहार, बहुत अधिक, मतलब बहुत अधिक क्या, झूठ बोलने से ही बचने का प्रयत्न करिए। प्रयत्नतः देखिए, हम मानव हैं, इंसान हैं, परिस्थिति के वशात हम कई बार झूठ बोल बैठते हैं जो कि बहुत गलत है। उस अवस्था से बचने का जितना हो सके, मैं सबको कहता हूं, खुद भी करता हूं कि नहीं, जितना हो सके 100 में से कम 99.9 बार हम ये प्रयत्न तो करेंगे ही कि हमको झूठ नहीं बोलना है। झूठ याद रखना पड़ता है, सत्य याद नहीं रखना पड़ता। तो झूठ बोलने से बचिए, इससे सूर्य खराब होते हैं। और सूर्य को त्वर्घ दीजिए ही, रविवार की जो आराधना मैं आपको बताया करता हूं वो करिए। आपकी कुंडली में नौमांस में विषयोग है जो कि एक अज्ञात भय, मानसिक अशांति की स्थिति को उत्पन्न कराता है। अभी मैंने बताया कि विवाह से पूर्व त्रिपिंड श्राद्ध कराइएगा। आप विषयोग की शांति के लिए शिव जी की आराधना करिए, शिवलिंग पर दूध जल चढ़ाइए, इससे फायदा मिलेगा। सोमवार के सोमवार आप विषयोग की शांति भी करा सकते हैं जो कि नौमांस में बन रहा है, इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इस कुंडली का एक और उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है गणेश जी की आराधना और देवी की आराधना। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का नित्य 3 माला जप, और साथ ही साथ या तो नवारण मंत्र या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 3 या 7 बार पाठ। आप विश्वास मानिए, जीवन में आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। आप एक चांदी का कड़ा या ब्रेसलेट भी पहनना चाहते हैं चांदी का, तो धारण कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। मैं पुनः दोहराता हूं, मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना लीजिए और फिर जीवन का आनंद लीजिए। आगे विवाह, सफलता, भूमि, भवन, वाहन, हर सुख है। और शुक्र की दशा तक तो आनंद ही आनंद है, चिंता की कोई बात नहीं। इसके पश्चात सूर्य, चंद्रमा और मंगल की दशाएं आएंगी, वहां भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो जो दशाएं हैं उनसे भी आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उन दशाओं से भी आपको लाभ है, बस पूजा पाठ करते रहिएगा, भगवान की शरण में बने रहिएगा, लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, इस कुंडली के संबंध में यदि आप भी कुछ कहना चाहते हैं जिससे इस युवक को लाभ हो तो कमेंट में आपका स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।